हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है तो उनको सॉल्व करने के एल्जेब्रिक मेथड्स आज से हमने पढ़ने स्टार्ट किए हैं। पिछले वीडियो में आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है तो आप उनका ग्राफ बनाकर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ग्राफिकल मेथड में प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्योंकि आप क्या करोगे, पहले दोनों इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस निकालोगे, फिर सॉल्यूशन निकाल कर उनका ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बना के फिर आप देखोगे कि आपको कैसी लाइंस मिल रही हैं। अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करोगे। इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, वही आपका सॉल्यूशन होंगे। और अगर कहीं आपको पैरेलल लाइंस मिल रही हैं तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और आपको अगर कोइंसिडेंट लाइन मिल रही हैं तो यानी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस प्रेजेंट हैं। ये सब हमने सीखा था पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, हमें हर बार इसका ग्राफ प्लॉट कर देखना पड़ता है। दूसरी बात, अगर ये जो x, y है, ये जो कॉमन सोल्यूशन हमें यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये x और y इंटीजर हैं तो ठीक है, तो ग्राफ से हम उनको इनकी वैल्यूज़ को बहुत ईजिली रीड कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ ये x, y ये जो सोल्यूशन है ये कुछ ऐसा हमारे पास आ जाए 1/7 और 2/7। अब ग्राफ से एग्जैक्टली 1/7 और एग्जैक्टली 2/7 को रीड करना मुश्किल हो जाएगा। या फिर यहाँ पर कोई इरेशनल नंबर हमें सॉल्यूशन में मिल जाए, तो अगर हमें कोई इरेशनल नंबर सॉल्यूशन में मिल रहा है या फिर हमें कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हमें कोई सॉल्यूशन में मिल रहा है, तो ग्राफ से एग्जैक्टली उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल काम है। वो हमें एग्जैक्टली ग्राफ से स्टडी करने में नहीं आएगा। जैसे 0.33333 ऐसा कुछ आ रहा है तो हम ग्राफ पे उसको, और ये पॉइंट 0.33333 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ से इस बात को पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में ग्राफिकल मेथड फेल हो जाता है। वहाँ पर काम क्या आते हैं फिर एल्जेब्रिक मेथड्स। एल्जेब्रिक मेथड्स इसमें इसी में से फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कैसे काम करता है ये? सपोज आपके पास दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन आपको गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन गिवन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये है आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब एक चीज़ तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही होगी कि अगर हम यहाँ पर फाइंड करें a1/a2 और b1/b2, तो a1/a2 कितना दिखाई दे रहा है 1/7, 1/7, और b1/b2 कितना दिखाई दे रहा है +2/-15, तो 2/-15। तो क्या हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी यहाँ हम पक्के से एक बात तो कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस का हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। यानी अगर हम इसका ग्राफ कहीं बनाते तो हमें क्या मिलता, हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती। तो एक यूनिक सॉल्यूशन तो यहाँ पर निकल कर आएगा। अब वो सॉल्यूशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन, एक इक्वेशन हमने कोई सी भी एक इक्वेशन आप इसमें से ले लीजिए और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में हम फाइंड करेंगे। जैसे हम x की वैल्यू को y की टर्म्स में निकाल लेते हैं, तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, यानी x किसकी इक्वल है, इस 2y को ले जाते हैं हम उधर, तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो यहाँ हमने क्या किया, x की वैल्यू को हमने y की टर्म्स में फाइंड कर लिया। ठीक है, इक्वेशन 3 हम इसको नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने x को y की टर्म्स में फाइंड किया है, इसी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 7
x की जगह हमें क्या रख देना है, x की जगह रख देना है 3 माइनस 2y, उसके बाद क्या है माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ आ गया। अब हमारी इक्वेशन दो वेरिएबल में नहीं रही, अब ये एक ही वेरिएबल में रह गई है, तो इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो -14 -15 ये कितना हो गया, ये हमारे पास आ गया -29y, और 21 को जब हम उधर ले गए तो 2 माइनस 21 ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास -19। तो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 19/29। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये y की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं कहाँ पर, इक्वेशन 3 में। तो x इज इक्वल टू कितना था 3 माइनस 2y, y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 19/29, यानी 3 माइनस कितना हो जाएगा ये 38/29। एलसीएम वेलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 87 माइनस 38, और x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी 49/29। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन क्या निकल कर आ गया, एक यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आया, एक ऐसा पॉइंट निकल कर आया x की वैल्यू क्या है 49/29 और y की वैल्यू जहाँ पर क्या है 19/29। अब अगर इसी पेयर ऑफ इक्वेशन को हमने सॉल्व किया होता ग्राफिकल मेथड से, तो ग्राफ में कहीं हमें ये दो लाइंस मिलती किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते 49/29 और 19/29। तो ग्राफ से हमें ये वैल्यू पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी। हमें पता नहीं चल पाता यहाँ पर कि ये 49/29 है, या ये वैल्यू 49/29 है और ये वैल्यू 19/29 है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, और देखते हैं, एक और केस देखते हैं। यहाँ पर हमें एक पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये हमें दे रखी है पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ये है दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम कोफिशिएंट्स के रेशियो को चेक करें a1/a2, a1/a2 कितना है 2/4 यानी 1/2, b1/b2 हमें कितना दिखाई दे रहा है 3/6 यानी ये भी दिखाई दे रहा है 1/2, और c1/c2 कितना दिखाई दे रहा है -9/-18, तो ये भी हमें दिखाई दे रहा है 1/2। तो ये हमें कौन सा केस दिखाई दे रहा है, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और ऐसा कब होता है इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं डिटेल में। ऐसा तब होता है जब हमारे पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, यानी जब आप इनका ग्राफ बनाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहा होगा, अगर हम इस पूरी इक्वेशन सेकेंड को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन एक्चुअली क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन वही फर्स्ट वाली इक्वेशन ही बन जाएगी। तो एक्चुअल में ये दोनों इक्वेशंस अलग अलग हैं ही नहीं, ये सेम ही इक्वेशन है, इनके ग्राफ सेम ही लाइन बनकर आने वाले हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशंस हैं जिनकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें लगाएंगे तो हमें क्या क्या मिलकर आएगा, हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन तो आएगा नहीं, यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं, तो x और y की कोई एक वैल्यू तो निकल कर नहीं आ सकती। तो ऐसे केस में क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें से हम वैल्यू फाइंड करते हैं किसी एक वेरिएबल की दूसरे के टर्म्स में। तो 2x इज इक्वल टू 3y को उधर ले जाते हैं, 9 माइनस 3y, x हमारा आ गया 9 माइनस 3y/2। ठीक है, इसको हम 3 नाम दे देते हैं। अब ये जो वैल्यू है इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन 2 में। तो अब हम इसको सब्सटीट्यूट करें इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ये क्या थी हमारी इक्वेशन 2। तो x की जगह अब हम क्या पुट कर देंगे, x की जगह हम यहाँ
कर देंगे 9 माइनस 3y अपॉन 2, 4 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये कैसे आ गया? ये हमारे पास आ गया फ्रॉम इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 में क्योंकि हमें क्या दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू 9 माइनस 3y अपॉन 2 है, सब्सटीट्यूट कर दिए वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में। कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे हैं ये, तो 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। माइनस 6y प्लस 6y हो गए कैंसिल आउट, हमें क्या मिला? 18 इज इक्वल टू 18। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू डाल दो, 0 1 2 3 4 5, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें हमेशा क्या मिल रहा है? एक ट्रू स्टेटमेंट ही मिल रहा है। तो y की बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज़ यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होंगी, ठीक है। और हर y के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक x भी होगा जो इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में अगर आप सॉल्व करते हैं और आप देखते हैं कि वेरिएबल तो कैंसिल हो गया और जो बचा वो आपको क्या मिल रहा है? एक ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है। LHS RHS इक्वल दिखाई दे रही है, ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस प्रेजेंट हैं। ऐसे इनफाइनाइट y प्रेजेंट है। एक y ये है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके लिए कोई x होगा। एक y ये भी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये y भी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ये y भी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप कोई भी y इसमें डालोगे वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए इसके क्या हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तीसरा केस भी देखते हैं जहाँ पर नो सॉल्यूशन वाला केस है। अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो पैरेलल लाइन आएगा, तो ऐसे में सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगाते हैं तो आपको किस तरह का आंसर आपके पास निकल कर आता है। तो हम यहाँ इक्वेशंस ले लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी हम ले लेते हैं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अगर आप यहाँ पर देखोगे a1 अपॉन a2 कितना दिखाई दे रहा है? 1/2। और b1 अपॉन b2 कितना दिखाई दे रहा है? 2/4, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी दिखाई दे रहा है 1/2। और c1 अपॉन c2 ये कितना दिखाई दे रहा है? -4 अपॉन -12, यानी प्लस 1/3, ये हमें दिखाई दे रहा है 1/3। तो यानी यहाँ पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा केस आ गया? यहाँ केस आ गया पैरेलल लाइंस वाला। पैरेलल लाइंस वाला यानी इस केस में हमें इन दोनों इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। सब्स्टिट्यूशन लगाकर देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर मिलता है। तो हमने क्या किया? पहली इक्वेशन ली, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन थी, उसमें से हमने निकाल ली x की वैल्यू y की टर्म्स में, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, ठीक है, इसको 3 नाम दे देते हैं। अब ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी किसमें? इक्वेशन 2 में। तो 2 इक्वेशन क्या थी? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसमें x की जगह हमने रख दिया 4 माइनस 2y, 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। कहाँ से मिला हमें? ये मिला है हमें फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से ये वैल्यू निकालकर हमने इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 8 माइनस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। यहाँ भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? वेरिएबल तो हट ही गया, खत्म। लेकिन जो आपके पास अब ये स्टेटमेंट बचा 8 इज इक्वल टू 12, ये कैसा स्टेटमेंट आया? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट आपको मिला। फॉल्स स्टेटमेंट मिलने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई y है ही नहीं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई ऐसा जो y नहीं है तो ऐसा कोई x भी नहीं होगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसा कोई x, y है ही नहीं, ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो इस पर भी लाई कर रहा है और साथ में इस पर भी लाई कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं और आपको कोई फॉल्स स्टेटमेंट आपके पास निकल कर आता है तो इसका मतलब आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप इनका ग्राफ बनाओगे तो आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी।
ठीक है। तो यही सिंपल सी चीज़ें थी इसमें। अब इन्हीं को यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें ये सारी गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये है हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। तो करना क्या है, हमें एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे दूसरे की टर्म्स में और फिर दूसरे में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 14 माइनस वाई, इसको हम बोल देते हैं ये क्या है, थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह हमने रख दिया क्या 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। कहाँ से, ये हमने कहाँ से लिए वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन से हमने ये वैल्यू ली है। तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो हमें क्या मिला, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, 4 माइनस 14 किया तो माइनस 10 हो गया। तो y हमारे पास निकल कर आ गया 5, माइनस 10 बाई माइनस 2 किया तो हमारे पास y आ गया 5। फिर क्या करेंगे, ये वैल्यू अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में, तो x की वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई यानी 14 माइनस 5, तो x हमें कितना आता हुआ दिखाई दे रहा है, x हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है 9। तो ये आ गया हमारे पास इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट देखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ डिनोमिनेटर में जो नंबर आते हुए हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 टू ज़ा 6, क्या बनेगा यहाँ पर 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, इस 6 को ले जाते हैं उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब ये अच्छी सी फॉर्म में इक्वेशन आ गई, तो इसको हम कह देते हैं ये है हमारी इक्वेशन 2। करना क्या है, सेम वही तरीका जो पहले किया था, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में हम निकालेंगे। तो s की वैल्यू निकाल लेते हैं t के टर्म्स में, t को उधर ले जाएंगे तो ये s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस t, ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड, कह दिया हमने इसको। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इस वाली इक्वेशन में। तो 2 इंटू एस की जगह हमने रख दिया 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। कहाँ से रखा है ये हमने, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की है। तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 5t इज इक्वल टू 6 गया उधर, 36 माइनस 6 हो गया 30, तो t हमारे पास कितना आ गया, t हमारे पास 6 निकल कर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाली में। तो s इज इक्वल टू कितना था 3 प्लस टी, t की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी s इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 9। तो ये मिल गया हमें इसका एक यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेम यही चीज़ करनी है नेक्स्ट में भी, दो इक्वेशंस दे रखी हैं, एक है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। पहली इक्वेशन में से हम निकालते हैं x की वैल्यू या y की वैल्यू, दूसरे वेरिएबल की टर्म में y की निकाल लेते हैं, अच्छी सी लग रही है। तो हम y को अगर इधर ले जाएंगे तो ये y और यहाँ पर क्या आएगा 3x माइनस 3, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ रही है 3x माइनस 3, इसको हम बोल देते हैं ये है इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। अब ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है कहाँ, इक्वेशन 2 में। तो 9x को तो ऐसे ही रहने देते हैं, इस बार हमने वैल्यू किसकी निकाली है y की, तो y की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 रख दिया इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9, ये तो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या 9 इज इक्वल टू 9। क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर मिल रहा है एक ट्रू स्टेटमेंट। आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ रखोगे
वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, वो हमें ट्रू स्टेटमेंट निकाल कर दे रही है। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने पॉसिबल हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पर x की कोई एक वैल्यू तो हम निकल कर आई नहीं है, तो हम y की कोई वैल्यू ऐसे तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे उसके लिए आपको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक y की वैल्यू ज़रूर निकल कर मिलेगी। लेकिन ऐसे इनफाइनाइट x, y आपको मिलेंगे जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब ये डेसिमल आते हुए भी हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो क्या हम किसी तरह से इन डेसिमल्स को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। हम क्या कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, LHS को भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और RHS को भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर जो काम हम LHS में कर रहे हैं वही काम हम RHS में भी कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन चेंज नहीं होती है। तो 0.2 इंटू 10 किया तो हमें मिल गया 2x, 0.3y इंटू 10 किया तो हमें मिल गया 3y, और 1.3 इंटू 10 किया तो हमें मिला 13। तो ये इसको अब हम कह देते हैं इक्वेशन 1। ऐसे यहाँ पर क्या बन गया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये बन गई इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन अच्छे से फॉर्म में आ गई। x की वैल्यू निकाल लेते हैं y की टर्म्स में। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3, और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं हम यहाँ पर। तो 4 x की जगह क्या लिखते हैं 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। कहाँ से रखी हमने ये वैल्यू निकाल कर हमने रखी है फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से जो हमें वैल्यू मिली थी वो वैल्यू हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी है। तो ये तो कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे हैं, 2 आ गया। क्या आ जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला माइनस y इज इक्वल टू 23, 26 को उधर ले गए, 23 माइनस 26 यानी माइनस का 3, यानी y इज इक्वल टू मिल गया हमें 3। y की वैल्यू तो आ गई, वो y की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये y की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी इक्वेशन 3 में, तो क्या मिलेगा 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो x हमारा कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2, यानी x हमारा आ जाएगा 2। तो ये हो गया हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखते हैं, सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, यह पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है √3x प्लस √8y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल रहे हैं y की टर्म्स में, तो √2x इज इक्वल टू, इसको ले गए उधर, साइन चेंज हो गया, माइनस √3y, यानी x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ये वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है कहाँ पर, यहाँ पर x की जगह। ठीक है, तो √3 तो यहाँ था ही, x की जगह हमने क्या रख दिया माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई प्लस √8y इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू कहाँ से लेकर रखी हमने फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से ये वैल्यू हमने यहाँ पर डाली है। √3 इंटू √3 हो गया 3, तो ये हो गया माइनस 3y अपॉन √2 प्लस √8y इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, √2 यहाँ तो रहेगा माइनस 3y, यहाँ क्या आ जाएगा √2 इंटू √8, √2 इंटू √8 यानी √16y, और √16 कितना होता है, ये होता है 4 के इक्वल। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 4y, 2 8 16, और ये हो गया 4 इज इक्वल टू 0। √2 को ले गए उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। ठीक है, y इज इक्वल टू आ गया 0।
अब ये y की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू क्या था -√3/√2 इंटू y तो है 0, तो x भी हमारा कितना आ गया, ये है √2 सॉरी, x भी हमारा कितना आ गया, x भी आ गया 0। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। 6 पार्ट पर आते हैं इसके। तो पहली इक्वेशन है 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2, और दूसरी इक्वेशन है x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। डिनोमिनेटर में नंबर आते हुए हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम क्या करें, पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 3 = 9x - 10y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -2। 6 को उधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 9x - 10y इज इक्वल टू -12। ये है हमारी पहली इक्वेशन। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं। 6 यहाँ पर क्या आया 2x + 3y इज इक्वल टू 13/6। दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो 6 से 6 हो गए कैंसिल, और हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आई 2x + 3y इज इक्वल टू 13। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में से पहले तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे के टर्म्स में। तो 9x इज इक्वल टू हो गया -12 + 10y, यानी x इज इक्वल टू -12 + 10y/9। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है अब यहाँ पर। तो 2 तो था ही, क्या रखेंगे हम यहाँ x की जगह, -12 + 10y/9, ये पुट कर दिया हमने, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। कहाँ से लेकर आए हम ये वैल्यू हम लेकर आए हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। सॉल्व करते हैं, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, तो 12 × 2 ये हो गया -24 प्लस 20y/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। एलसीएम ले लिया, -24 प्लस 20y यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 27y इज इक्वल टू 13। तो 9 को भी उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, -24 और इन दोनों को कर देते हैं ऐड, तो ये आएगा 47y इज इक्वल टू 13 × 9 यानी 117। तो हमारे पास क्या आ गया 47y इज इक्वल टू 117, और इस 24 को उधर ले जाएंगे तो 117 + 24 ऐड होगी, क्या बन जाएगा 141। तो y इज इक्वल टू 141/47 कितने टाइम्स चला जाएगा 3 टाइम्स चला जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 3। अब ये y की वैल्यू हम कर देते हैं यहाँ सब्सटीट्यूट, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू y कितना निकाला था हमने 3/9, तो x हमारा कितना आ गया -12 प्लस 30/9, यानी ये हमारे पास आ गया 18/9, यानी ये हमारे पास आ गया 2। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा x 2 है और y 3 है। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व दीज इक्वेशंस। कोई हमें दो इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, इसे हमें सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पहले आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद वो x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करके आपको फिर m की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं, पहली इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 11। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म्स में, 2x इज इक्वल टू 11 - 3y, तो x इज इक्वल टू 11 - 3y/2, इसको हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन तो ये है ही, ये पहली इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी। ये वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन है क्या 2x - 4y इज इक्वल टू -24। ठीक है, तो अब एक चीज़ तो हमें यहाँ पर और दिखाई दे रही है कि ये 2, 4, -24 सब कैसे नंबर्स हैं, ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो क्यों ना हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से कर दें डिवाइड, तो इक्वेशन हमारी थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। क्या आ जाएगा x - 2y इज इक्वल टू -12। इसी को हम बोलते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन।
अब ये x की जगह हमें क्या पुट करना है यहाँ पर, ये थर्ड इक्वेशन से जो हमने वैल्यू निकाली है, तो x की जगह रख देते हैं 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। ये कहाँ से हम लेकर आए हैं वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो एलसीएम ले लिया 2, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12, यानी 11 माइनस 7y, 2 को ले गए उधर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 24। तो क्या मिला हमें, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, यानी माइनस का 35। तो y हो गया माइनस 35 अपॉन माइनस 7, तो ये हमारे पास आ गया 5। y की वैल्यू निकल कर आई 5। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, यानी x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस 4/2, यानी x आ गया हमारा माइनस का 2। ठीक है, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। लेकिन अभी एक चीज़ रह गई, हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड कीजिए फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो कहाँ हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, या यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, जगह थोड़ी सी यहाँ पर हमारे पास कम रह गई। तो हमें दे क्या रखा है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब हमारे पास y की वैल्यू भी है 5 और x की वैल्यू कितनी है, -2। तो -2 जब आप यहाँ पुट करोगे, -2 इंटू एम, ये हो जाएगा -2m प्लस 3। ठीक है, तो इस 3 को ले आते हैं इधर, 5 माइनस 3 यानी 2। 2 इज इक्वल टू -2m, दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया -2 से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, m इज इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 निकल कर आ गई। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिनकी पहले हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके उनका सॉल्यूशन निकालना है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट देखते हैं इसका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स हैं और उनका डिफरेंस अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 26। और दूसरी बात क्या दी है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो यानी एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है। फाइंड दैम, उन नंबर्स को हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो बड़ा नंबर है, लेट द ग्रेटर नंबर, जो दोनों में से बड़ा नंबर है, उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और जो स्मॉलर नंबर है, छोटा वाला नंबर है, उसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, अब हमें दिया क्या हुआ है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। इन दोनों का डिफरेंस 26 है, यानी बड़े में से आप छोटा माइनस करेंगे तो आपको 26 मिलेगा। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। क्यों लिखा है हमने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि अगर आप बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 26। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम दूसरी इंफॉर्मेशन से। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, यानी जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स है। तो x इज इक्वल टू 3y। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ तो हमें एक्स वाई की टर्म्स में ऑलरेडी निकला हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें जस्ट क्या करना है, इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो x की जगह रख दिया हमने 3y। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। कहाँ से लाए हम ये x की वैल्यू, ये हम लेकर आए हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2y इज इक्वल टू 26, तो y हमारे पास क्या आ गया, y हमारे पास आ गया 13। एक नंबर तो हमें मिल गया 13। दूसरा नंबर ढूंढना है अब, तो दूसरा नंबर है x। तो ये जो 13 वैल्यू हमने निकाली है इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। अब x कितना है, x है 3y, यानी x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। तो x हमारे पास निकल कर आ गया 39। तो दूसरा नंबर है 39। तो ग्रेटर नंबर हमारे पास कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया 39। और स्मॉलर नंबर कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया 13। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ग्रेटर नंबर कितना हो गया 39 और स्मॉलर नंबर हो गया 13।
सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। पहली बात तो है हमारे पास दो एंगल्स हैं और दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 180 है उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। फिर ये कह रहे हैं इनमें से जो बड़ा है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, 18 डिग्रीज बड़ा है। फाइंड देम। तो क्या करते हैं, लेट द ग्रेटर एंगल को, बड़े वाले एंगल को हम मान लेते हैं x। ठीक है, x डिग्रीज है वो, और जो स्मॉलर वाला एंगल है, छोटा वाला एंगल है, उसको हम मान लेते हैं y डिग्रीज है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर एंगल है, ग्रेटर एंगल है x, वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, छोटे वाले से 18 डिग्रीज बड़ा है। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन किससे बनाएंगे हम, क्या गिवन है, एंगल्स कैसे हैं, ये एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट में से x की वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। कहाँ से लाए हम ये वैल्यू, यहाँ ये हम लेकर आए हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। तो 2y कितना हो जाएगा, 180 माइनस 18। 180 में से जब आप 18 माइनस करोगे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 162। तो y हमारे पास आ गया 162/2, यानी y इज इक्वल टू 81 डिग्रीज। ठीक है, तो y यानी स्मॉलर एंगल हमारे पास कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया 81 डिग्रीज। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो x भी आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, यानी 81 प्लस 18। 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 81 में जब आप 18 ऐड करेंगे तो ये आपके पास निकल कर आएगा 99। तो x हमारे पास आ गया 99 डिग्री, यानी ग्रेटर एंगल कितना है, ये है 99 डिग्रीज। ये हो गए हमारे फाइनल आंसर्स। जो बड़ा एंगल है वो 99 डिग्री है और जो छोटा एंगल है वो 81 डिग्रीज है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 तो बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी और टोटल पैसे उसने दिए 3800 रुपीज़। उसके बाद उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदी, तब उसको कितने पैसे देने पड़े, 1750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट फाइंड कीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना है, वो है हमारा ₹x, और ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 बॉल वो हमारा कितना है, ₹y। x रुपीज़ का एक बैट मिलता है और y रुपीज़ की एक बॉल मिलती है। इक्वेशन बनाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोच ने खरीदे 7 बैट, एक बैट की कॉस्ट है x रुपीज़, तो 7 बैट की कॉस्ट हो गई 7x रुपीज़, और साथ में और क्या खरीदा उसने, 6 बॉल्स, तो एक बॉल की कॉस्ट है y रुपीज़, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट हो गई 6y रुपीज़। इतने जो टोटल रुपीज़ उसने खर्च किए वो हमें किसके बराबर दे रखे हैं, वो हमें इक्वल दे रखे हैं 3800 के। तो ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में 3 बैट्स खरीदे, तो 3x रुपीज़ के तो हो गए बैट, और साथ में 5 बॉल्स, तो 5y रुपीज़ की हो गई बॉल, और टोटल पैसे कितने खर्च किए उसने, 1750 रुपीज़ उसने खर्च किए। तो एक इक्वेशन में से पहले हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे के टर्म्स में। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3, और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम इक्वेशन 2 में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3x की जगह हमने रख दिया 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये हमने वैल्यू कहाँ से निकाल कर रखी है, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट की है।
कैंसिल आउट तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई की 3800 में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा ऐसा कुछ आ जाएगा 11400 माइनस 18y, ठीक है, अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, 7 ले लिया एलसीएम, 11400 माइनस 18y, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 35y इज इक्वल टू 1750। इस 7 को ले जाते हैं उधर, या कह सकते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो क्या बना 11400 तो यहाँ था ही, माइनस 18y प्लस 35y, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया प्लस 17y इज इक्वल टू 7 इंटू 1750 हमने किया तो हमें क्या मिला 12250, ऐसा कुछ मिला। तो 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400, सब्ट्रैक्ट किया इन्हें, क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके 0 5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8। तो y इज इक्वल टू आ गया 850 अपॉन 17, यानी y हमारा निकल कर आया 50। y कितना आ गया 50। अब हमें क्या करना है, ये y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है थर्ड में, तो x भी आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, तो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 3800 माइनस यहाँ हो गया 300 अपॉन 7, यानी 3500 अपॉन 7। तो x हमें कितना आता हुआ दिखाई दे रहा है, x आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें 500। तो इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ, 1 बेड की कॉस्ट यानी x कितना दिखाई दे रहा है, ये है हमारा ₹500, और एक बॉल की कॉस्ट ये फाइनली हमें कितनी आती हुई दिखाई दे रही है, ये हमें आती हुई दिखाई दे रही है ₹50, जो हमें यहाँ पर और यहाँ पर मिली थी वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। आप टैक्सी करेंगे तो आपको एक फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, इतने रुपीज़ तो देने ही देने हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, तो आपको देने ही देने हैं। टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और साथ में जितना आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना है। तो पर किलोमीटर, जितने भी किलोमीटर आप जा रहे हैं हर किलोमीटर का इतना रुपए, ये भी कुछ फिक्स्ड है, ठीक है, उसके हिसाब से आप जितना भी डिस्टेंस कवर करते हैं आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर तक जा रहे हैं टैक्सी लेकर तो आपको 105 रुपीज़ देने पड़ते हैं, और अगर आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 155 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो आपको फाइंड करके बताना है कि ये फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, ठीक है। उसके बाद एक बात और पूछी है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो पहले तो हम फिक्स चार्ज और ये चार्ज पर किलोमीटर निकालने की कोशिश करते हैं। तो लेट द फिक्स चार्ज, जो जो पूछा है उसमें से एक को हम x मान लेते हैं, एक को हम y मान लेते हैं। तो फिक्स चार्ज भी ₹x एंड चार्ज पर किलोमीटर, इसको हमने कितना मान लिया, इसको हमने मान लिया ₹y, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, आप जा रहे हो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आप जा रहे हो तो आपको 105 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। अब जब आप 10 किलोमीटर जाओगे तो आप क्या करोगे, कुछ तो फिक्स चार्ज दोगे, तो x रुपीज़ तो आप दोगे ही दोगे, साथ में हर किलोमीटर 1 किलोमीटर के आपको देने होते हैं y रुपीज़। तो 10 किलोमीटर के कितने दोगे आप, 10 इंटू y रुपीज़, यानी 10 y रुपीज़ आप साथ में और दोगे। और ये जो 10 किलोमीटर का चार्ज है ये हमें दिया हुआ है ₹105। तो फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर था, और आप 10 किलोमीटर चले थे तो वो कितना हो गया 10y, और ये हमें दिया है 105। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी बनेगी, दूसरी इन्फॉर्मेशन से आप 15 किलोमीटर जा रहे हो तो आप फिक्स चार्ज तो दे ही रहे हो, साथ में अब 1 किलोमीटर के y रुपीज़, तो 15 किलोमीटर्स के 15y रुपीज़ ये भी दे रहे हो, और ये पैसे हमें कितने दिए हैं, ये हमें दिए हैं 155 रुपीज़। तो ये बन गई दूसरी इक्वेशन। सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू निकाल ली हमने y की टर्म्स में, इस इक्वेशन को हमने बोल दिया 3, ये वैल्यू कर दी हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, तो x की जगह क्या रख दिया 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ऐसा कुछ आ गया। सॉल्व किया इसे 5y और 105 को ले गए उधर, तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 कितना आ जाएगा 50। तो y हमारा आ गया 50 अपॉन 5, यानी y तो हमारा आ गया 10।
ठीक है, y आ गया 10। अब ये y की वैल्यू रख देते हैं हम इक्वेशन 3 में। ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी थी, यहाँ से रखी थी, इक्वेशन 3 से रखी थी निकाल कर। y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10 इंटू 10, यानी x कितना आ गया 105 माइनस 100, तो x हमारा आ गया कितना 5, x आ गया 5। तो x क्या था, फिक्स चार्ज कितना निकल कर आया ₹5, और चार्ज पर किलोमीटर ये था y, ये कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया फाइनली ₹10। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब एक चीज़ और जो इन्होंने पूछी थी उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था, एक पर्सन 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो फॉर 25 किलोमीटर हमें निकालना है कि कितना चार्ज वो देगा। तो फिक्स चार्ज तो वो देगा ही देगा x रुपीज़, और साथ में 1 किलोमीटर के वो देता है y रुपीज़। तो 25 किलोमीटर के कितने रुपीज़ देगा, 25 इंटू वाई। अब x और y की वैल्यू तो हमें पता है, फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज़, और 25 इंटू चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10 रुपीज़, रख देते हैं वैल्यू यहाँ पर। तो यानी 5 प्लस 250, तो उसको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 255 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे। अगर वो चलता है कितना 25 किलोमीटर जाता है तो उसे 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, when 2 is added to both the numerator and denominator। न्यूमरेटर में भी अगर आप 2 ऐड कर देते हो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हो। If 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 3 ऐड करते हो, दोनों में 3 ऐड करते हो, तो वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। तो हम क्या मानकर चल रहे हैं कि लेट द फ्रैक्शन बी, वो जो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है वो फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई। x क्या है यहाँ पर, x कुछ न्यूमरेटर है, और y क्या है, y है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा ही होगा वो। तो उसको हमने क्या मान लिया, न्यूमरेटर उसका x है और डिनोमिनेटर उसका y है। अब यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर न्यूमरेटर में भी आप 2 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हो तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 9/11। एक चीज़ तो हमें ये दी है। दूसरी चीज़ हमें क्या दी है, अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर में भी आप 3 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर में भी आप 3 ऐड करते हो, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 5/6 बन जाता है। ठीक है, ऐसी कुछ इक्वेशन हमारे पास बनकर आ रही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 इंटू क्या आ जाएगा, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, यानी 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो 11x इज इक्वल टू 9y, 22 को ले गए उधर, तो 18 माइनस 22 हो गया यहाँ पर। 18 माइनस 22 कितना हो गया, ये हो गया -4। इसको हम बोल देते हैं ये है हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे इधर भी इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो हमें क्या मिला, 6x, 18 को उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू 5y, 15 माइनस 18 यानी 5y माइनस हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 3। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया, ऐसी कुछ इक्वेशन निकल कर आ गई। ये हो गई इक्वेशन हमारी 2। अब यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हम x को किसी एक वेरिएबल को निकालते हैं दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। तो x कितना निकल कर आ रहा है, x निकल कर आ रहा है 9y माइनस 4/11। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3, और इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं अब इक्वेशन 2 में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6 इंटू एक्स की जगह हमने रख दिया 9y माइनस 4/11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। ऐसा कुछ हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई किया 54y माइनस 24/11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। तो 54y माइनस 24 इज इक्वल टू 11 को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 11 इंटू 5 यानी 55y,
और -11 × 3 यानी 33। तो 55 को इधर ले आते हैं, 54y -55y ये किसके इक्वल हो जाएगा, -33 और 24 को ले गए उधर प्लस का 24, तो हमें क्या मिला -y किसके इक्वल है, -y इक्वल दिखाई दे रहा है हमें -9 के। इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 9। अब ये वैल्यू को जब आप सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पर तो x की वैल्यू निकल कर आएगी, x = 9 और y की जगह हमने रख दिया यहाँ 9y -4/11। तो x हमारा आ गया कितना, 81 - 4/11। 81 में से 4 माइनस किए तो आ गया 77/11, यानी x हमारा निकल कर आया 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x तो हमारे पास न्यूमरेटर क्या निकल कर आ गया, न्यूमरेटर हमारे पास निकल कर आया 7 और डिनोमिनेटर हमारे पास निकल कर आया 9। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था वो फ्रैक्शन क्या बन गया, वो बन गया 7/9। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये है हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो हमें चाहिए था, जिसमें आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करोगे तो वो 9/11 बन जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से 3 ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 5/6 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये कह रहे हैं 5 years hence, अब से 5 साल के बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज अपने सन की एज की 3 times हो जाएगी। और 5 years ago यानी 5 साल पहले क्या था, जैकब की एज अपने सन की एज की 7 times थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी अभी की एज हमें फाइंड करके बतानी है। तो हम क्या करते हैं, जो फाइंड करना है उन्हें एक को x मान लेते हैं, एक को y। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं x years, जैकब अभी x years का है, और जो सन है उसकी प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं y years। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन वो हमने मान ली कितनी, y years। ठीक है, अब पहले बात कर रहे हैं हम 5 साल बाद की, यानी आफ्टर 5 years, 5 years hence। तो आफ्टर 5 years हमें क्या पता है कि जैकब की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद हो जाएगी उसकी एज x + 5 years। ठीक है, और सन की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, y + 5 years, ऐसे कुछ हो जाएगी। ठीक है, और हमें बोला क्या है, 5 साल बाद जैकब की एज सन की एज की 3 times हो जाएगी, यानी ये जो x + 5 है ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा सन की एज के 3 times, सन की एज की 3 times ये हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसका मतलब x + 5 = 3y + 15। तो इसका मतलब x = 3y, इस 5 को उधर ले गए तो क्या हो गया, 15 - 5 यहाँ बन गया 10। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1, x = 3y + 10। फिर दूसरी बात इन्होंने दी है 5 years ago, तो 5 साल पहले की बात अब कर रहे हैं, ये 5 years ago। 5 years ago 5 साल पहले की बात है, तो जैकब की एज 5 साल पहले कितनी रही होगी, x - 5, और सन की एज भी रही होगी y - 5। और इन्होंने बोला है कि 5 साल पहले जैकब की एज सन की एज की 7 times थी। तो जैकब की एज किसकी इक्वल थी, सन की एज की 7 times थी। इसको भी सॉल्व करते हैं आगे। x - 5 = 7y - 35। तो इससे हमें क्या मिला, x = 7y - 35 + 5 यानी 7y - 30। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से जो x की वैल्यू हमें यहाँ दिखाई दे रही है उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह हमने रख दिया 3y + 10 = 7y - 13। ये कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। तो 3y - 7y कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3y - 7y = -30 - 10। तो इसका मतलब -2y = 3y - 7y, सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ पर 7y था तो यहाँ आ गया 3y - 7y। 3y - 7y हमारे पास कितना आएगा, अब ये हमारे पास आएगा, ठीक कर लेते हैं इसको भी।
तो ये हमारे पास आ गया 4y, तो हमारे पास आ गया -4y इज इक्वल टू -40। इसका मतलब y किसके इक्वल आ गया, -40 अपॉन -4, यानी y हमारे पास आ गया 10। ठीक है, y आ गया 10। अब ये वैल्यू कहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम, ये वापस से 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या है, x है 3y प्लस 10। y की वैल्यू हमें पता ही है, y की वैल्यू आ चुकी है 10, तो 3 इंटू 10 प्लस 10 यानी ये आ गया 30 प्लस 10, तो 30 प्लस 10 यानी हमारे पास ये कितना आ गया, ये हमारे पास निकल कर आ गया 40। x हमारे पास निकल कर आ गया 40 और y हमारे पास निकल कर आया 10। x क्या था, x थी जेकब की एज, तो जेकब की एज आ गई हमारे पास 40 ईयर्स प्रेजेंट एज, और y क्या था, सन की प्रेजेंट एज, तो सन की प्रेजेंट एज हमारे पास निकल कर आ गई 10 ईयर्स। ये हो गए हमारे फाइनल आंसर्स। ठीक है, 40 ईयर्स और 10 ईयर्स। तो इसके साथ में ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है, ये टॉपिक सब्स्टिट्यूशन वाला हमारा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक और एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और उस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड का हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और साथ में इस पर जो बेस्ड है एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज भी हम, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।